हेलो माय फ्यूचर जेरफ होल्डर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। मैं हूं अमन कक्कड़ एंड आई होप आप सभी अपने सपने को लेके उतना ही डिटर्मिन्ड और पैशनेट हो। आज मैं ये वीडियो आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। हम लोगों ने कल्चर स्टडीज पे ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस कर ली है। एक क्लास आज होगी और एक क्लास कल होगी, तो आपका सारा कल्चर स्टडीज खत्म हो जाएगा। आई एम मोर देन हैप्पी एंड आप सभी को भी खुश हो जाना चाहिए बिकॉज ये पूरा कंटेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सारा का सारा दे दिया है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन के दो फायदे हैं, एक तो उस बहाने आप सभी पढ़ लोगे एंड दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि एनटीए किस तरह से क्वेश्चंस देता है। इवैल्यूएशन जो भी आप डे डिसाइड करोगे यूनानिमसली हम वो रख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं हर्बर्ट मार्क्यूस। अगर हम हर्बर्ट मार्क्यूस की बात करें तो ये जर्मन और अमेरिकन फिलोसोफर है और साथ ही साथ आपको ये भी पता है that he is one of the members of Frankfurt School, राइट। चलिए अब फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या था थोड़ा बहुत मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं सो दैट आपको याद रहे कि फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या था। अब जो ये वाले लोग थे ये कहते थे कि जो ट्रेडिशनल लिटरेरी थ्योरी है वो बहुत ही बोरिंग है, हमें वैसा नहीं करना। हमें एक नया लिटरेरी थ्योरी बनाना है, नई फिलॉसफी, नई आइडिया, नया बिलीफ लेके आना है। कैसा आइडिया, कैसा बिलीफ? ऐसा बिलीफ जो सोसाइटी में ऑपरेशन चल रहा है उसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, उसको एक्सपोज करेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें लोगों को फ्रीडम किस तरह से मिलती है। अब ये लोग मानते हैं कि फ्रीडम कब आएगी? जब लोग इमोशंस को छोड़ देंगे, भावनाओं में बहना छोड़ देंगे, क्रिटिकल थिंकिंग अपनाएंगे। तो अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट एम्फसाइज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, तो सीधा आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो ये क्या इनकरेज करते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग। और इनका मेन एजेंडा क्या है? सोशल चेंज, सोसाइटी को चेंज करना। जो भी सोसाइटी में ऑपरेशन है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको एक्सपोज करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाना, ठीक है। ये आपको पता चल गया फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में। अब इसके अलावा आपको कुछ भी और नहीं पढ़ना है, बस ये आर्ग्यूड कि जो भी ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो कैसे लोगों के माइंड और डिजायर को कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए इनका जो सबसे पहला वर्क है दैट इज रीजन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद इरोज एंड सिविलाइजेशन। अब आप सभी को जब मैंने साइको एनालिटिक थ्योरी पढ़ाई थी, स्पेशली सिगमंड फ्रॉइड, उसमें मैंने टर्म समझाया था इरोज। अब इरोज क्या होता है? अब इरोज होता है लाइफ फोर्स, लाइफ के इंस्टिंक्ट्स। जब आपके जीने का आपको मन करता है, कुछ क्रिएटिव करने का मन करता है, किसी से इंस्पायर होने का मन करता है, दिमाग चलाने का मन करता है, दैट इज इरोज। अब इरोज का ऑपोजिट क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? डेथ फोर्स, ठीक। अब सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था कि जो इरोज होता है दैट इज इंस्टिंक्ट टू लिव, टू ग्रो इन लाइफ, टू हील, आगे बढ़ना। अब ये कहता है हर्बर्ट मार्क्यूस जो कैपिटलिज्म है, जो लोगों का लाइफ फोर्स है, जो इरोज है, वो खत्म होता जा रहा है। लोगों के अंदर क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, जिंदगी जीने की भावना खत्म हो रही है, आगे बढ़ने की भावना खत्म हो रही है। देयर इज नो प्रोग्रेस, देयर इज नो एडवांसमेंट। तो यहीं से आपको पता चल रहा है इरोज एंड सिविलाइजेशन किसने लिखा है? मार्क्यूस ने लिखा है। फिर वी हैव वन डायमेंशनल मैन, किसने लिखा है? हर्बर्ट मार्क्यूस। अब वन डायमेंशनल मैन क्या होता है कि हर एक इंसान इस दुनिया में वन डायमेंशनली बन गया है। दूसरा डिमेंशन मतलब दूसरा दिमाग तो वो लगा ही नहीं रहे, एक दिमाग से ही चल रहे हैं। जो लोगों ने बोल दिया उसको फॉलो करेंगे बस। अब लेट्स से कि दुनिया में बहुत ही सीरियस मुद्दा चल रहा है, पॉलिटिकल एक मुद्दा चल रहा है, बट सभी के सभी पागल हो रखे हैं बिग बॉस देखना। अब सभी ने क्या करा, 9 बजे जाके वीकेंड का वार लगा लिया है, बट कोई भी उस इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा।
तो सभी एक डिमेंशन में ही चल रहे हैं, वो है वन डिमेंशनल मैन। कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उन्होंने सभी आदमियों को वन डिमेंशनल बना दिया, और ये जानबूझ के उन्होंने करा कि जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, जो सोशल चेंज के लेके रेवोल्यूशनरी मुद्दे हैं, उनसे आप सभी को डिस्ट्रैक्ट करना। ठीक है, देयरफॉर सभी के सभी लोग किसमें पागल हो रखे हैं? कंज्यूमरिज्म में। बस जो टीवी पे ऐड आ गया हमें वही करना है। अब 17 प्रो मैक्स आया कि हमें वही फोन चाहिए, हर साल हमें नया आईफोन चाहिए, इन्हीं में हमारी जिंदगी खत्म हो रही है। तो यही वन डायमेंशनल लोग हैं, ये वन डायमेंशनल मैन बन चुका है हर एक इंसान। एंड टू डायमेंशनल कब होगा? जब वो साथ ही साथ अपनी क्रिएटिविटी और अपना दिमाग भी यूज करेगा, तब वो टू डायमेंशनल मैन बन जाएगा। अब आपको याद हो गया इरोज एंड सिविलाइजेशन किसने लिखा है? हर्बर्ट मार्क्यूस। वन डायमेंशनल मैन किसने लिखा है? हर्बर्ट मार्क्यूस। रीजन एंड रेवोल्यूशन, हर्बर्ट मार्क्यूस। ओके, इसके बाद हमारे पास एन एसे ऑन लिबरेशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन एंड रिवोल्ट किसने लिखा है? हर्बर्ट मार्क्यूस। आई होप सभी को इतना क्लियर है। ये सारे वर्क्स आपको याद करने हैं। वन डायमेंशनल सोसाइटी है, वन डायमेंशनल मैन क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। जब आप पूरे कोई एड आ जाए, कोई टीवी शो आ जाए, कोई रेडियो शो आ जाए, पॉडकास्ट आ जाए, आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हो, वन साइड ही देख रहे हो, सेकंड डायमेंशन तो आप जा ही नहीं रहे हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रिप्रेसिव सब्लिमेशन। अब मार्क्यूस ने बोला है कि लोगों को फ्रीडम तो चाहिए, हर एक को फ्रीडम चाहिए, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो फ्रीडम लेने से डर भी रहे, काइंड ऑफ अ फियर इन दैट फ्रीडम। बट मार्क्यूस कहता है कि कभी कभी हमें ये लगता है कि सोसाइटी ने हमें खुलेआम या ओपनली एक फ्रीडम दे दी, जो करना है आप करो। ठीक है, आपको अगर अडल्ट वीडियोस देखनी है आप वो भी देखो, आपको बहुत ज्यादा ड्रिंक करना है, ड्रग्स करना, वो भी देखो, आपको प्लेजर्स लेने हैं, चीप डोपामिन लेना, आप वो भी ले लो। ठीक है, आपको जो चाहिए आप वो करो। एंड लोग खुश हो जाते हैं कि भाई हमें सोसाइटी ने इतना फ्रीडम दे दिया। पर क्या जो उन्होंने फ्रीडम दे दिया वो क्या सच में आपके बेनिफिट में है? नहीं। क्यों? बिकॉज ये वाला फ्रीडम भी कंट्रोल्ड है, ये वाला फ्रीडम भी लिमिटेड है। हाउ? अब टीवी में जब एड आ रही है कि आपको ये आईफोन खरीद लेना चाहिए, तुरंत आपको लगेगा भाई एक फ्रीडम है, सेंस ऑफ फ्रीडम है कि मैं शॉपिंग जाके कर सकता हूं, कर सकती हूं। बट देखो, somehow your freedom is also controlled by media। जो टीवी में एड आई उन्होंने आपके दिमाग को कंट्रोल करा, आपको कन्विंस करा, एंड यू गॉट कन्विंस्ड। तो जो आपका फ्रीडम था, जिसके लिए आप हा हा ही खुश हो रहे थे कि भाई मेरे से महान कौन, मैं जो चाहूं मैं वो कर सकता हूं, बट यू आर बीइंग कंट्रोल्ड, right? So desires are not truly liberated, they are redirected into new ways that maintain the capitalist system। that is why उसको repressive बोला गया। repressive का मतलब क्या होता है? जिसमें थोड़ा बहुत एक जेल वाला सिनेरियो होता है। ठीक है, जो लगता है कि आपको कि भाई मैं फ्री तो हो गया, आई एम लिबरेटेड, बट यू आर नॉट लिबरेटेड, राइट? बट इट एक्चुअली कीप्स पीपल पैसिव। ये है रिप्रेसिव सब्लिमेशन। फिर हमारे पास आता है ग्रेट रिफ्यूजल। चलिए, रिफ्यूजल मतलब आपको रिफ्यूज करना है। अब आपको पता है इस मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एवरीबॉडी, अगेन आई एम सेइंग एवरीबॉडी इज वन डायमेंशनल, कि भाई मेरे लिए बिग बॉस देखना ज्यादा जरूरी है रेदर देन इंडिया में क्या चल रहा है, कौन से स्टेट में किसकी गवर्नमेंट बन गई, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। सभी को यही लग रहा है। तो एवरीबॉडी हैज बिकम वन डायमेंशनल। ठीक है, बट जो लोग उन चीजों के लिए नो कर देंगे कि नहीं हमें कंट्रोल में नहीं आना, अगर मीडिया, सोसाइटी या कोई भी या गवर्नमेंट एंड एनीबॉडी इन पावर हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कंज्यूमरिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, अगर मीडिया मैनिपुलेशन है, सोसाइटी का प्रेशर है, इन सब चीजों को मैं निकारता हूं। I'm saying no to consumerism, I'm saying no to media manipulation, I'm saying no to societal pressure। तो जब आप नो करोगे तो वो क्या बन जाएगा? ग्रेट रिफ्यूजल। Why great? Because आज तक किसी ने नहीं करा,
हर इंसान वन डायमेंशनल बन गया है एंड ब्लाइंडली एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं कि भाई फलाने ने आईफोन 17 प्रो मैक्स लिया है, मुझे भी लेना है, मैं कब से 15 प्लस चला रहा हूं, भाई आई नीड अ फोन, राइट। चलिए, so it's about refusing to follow the rules of a society that controls thought and desire and imagining alternative ways of living. आप नया एक तरीका ढूंढ रहे हो, so you are refusing, great refusal. ओके, फिर हमारे पास आता है न्यू सेंसिबिलिटी, जिसको इरोटिक एस्थेटिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि लाइफ में लोगों को दो तरह का प्लेजर चाहिए। नंबर वन होता है इरोटिक, इरोटिक होता है डिजायर्स, आपके प्लेजर्स, ठीक है। एक होता है एस्थेटिक, एस्थेटिक होता है आपका आर्ट, इमेजिनेशन, ठीक है। चलिए, अब न्यू सेंसिबिलिटी क्या है, जब लोग दोनों तरह की एनर्जीज को अप्रिशिएट करें, एम्ब्रेस करें। लोग इरोटिक एनर्जी को भी एम्ब्रेस कर रहे हैं, डिजायर, प्लेजर, साथ ही साथ एस्थेटिक ब्यूटी, एस्थेटिक एनर्जी को भी कर रहे हैं। तो न्यू सेंसिबिलिटी इज व्हेन पीपल एम्ब्रेस बोथ इरोटिक एनर्जी एंड एस्थेटिक एनर्जी टू लिव फुली एंड चैलेंज ऑपरेशन। तो चैलेंज ऑपरेशन यहां पर कीवर्ड है, तो ऑपरेशन को चैलेंज करने के लिए, सोसाइटी एक्सपोज करने के लिए न्यू सेंसिबिलिटी आया, जिसमें लोग इरोटिक एनर्जी भी, एस्थेटिक एनर्जी भी, दोनों चीजों को एम्ब्रेस कर रहे हैं, ठीक है। आई होप हर्बर्ट मार्क्यूस में किसी भी तरह का डाउट नहीं है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइटर है, ठीक है। चलिए, अब एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, बहुत बच्चे मेरे से बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर अब टाइम तो बचा है कम, ब्रिटिश लिटरेचर हमने कर लिया है, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि बेटा पहले कल्चर स्टडीज मेरे साथ कर लो, उसके बाद इंडियन लिटरेचर का मैंने मैराथन यूट्यूब पे लिया है, वो कर लीजिए। लिटरेचर थ्योरी का मैराथन मैंने यूट्यूब पे लिया, वो भी करो। उसके बाद हम लिंग्विस्टिक्स एंड पैडागॉजी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का भी मैराथन करेंगे, अब वो कर लेना। तो एग्जाम तक आपकी तैयारी मैं बहुत ही अच्छे से करवा दूंगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम देयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिच फ्रॉम, इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट है, ठीक है। इसमें आपको इनका वर्क देखना है। सबसे पहले एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। अब याद करो पिछले वर्क में मैंने क्या बताया कि लोगों को फ्रीडम तो चाहिए, बट लोगों को फ्रीडम से डर भी लग रहा है, द फियर, वो डर है। अब वो डर क्यों है? अब लोगों को लगता है कि जब भी हमारे पास एक फ्रीडम आ जाएगा, फ्रीडम का जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इसके साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाएगी, बट मुझे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो डर है, इससे बाहर कैसे आया जाएगा? उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स यूज होंगे। सबसे पहले क्या होगा? अथॉरिटेरियनिज्म। जो इंसान पावर में है, अथॉरिटी में है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाऊंगा कि भाई चलिए ये इंसान ऐसा कर रहा है, ये अथॉरिटी में, मैं इसको फॉलो करूंगा, मुझे खुद कोई फ्रीडम नहीं चाहिए, बिकॉज जब फ्रीडम मेरे पास आ जाएगी तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी, और मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता हूं, ठीक है। सेकंड हमारे पास है डिस्ट्रक्टिवनेस। डिस्ट्रक्टिवनेस क्या है? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने छोड़ दी, क्यों? बिकॉज आपको लग रहा था कि भाई इसके साथ जो फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है तो मैं नहीं निभा सकता, बट जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दोगे तो आप अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जाओगे। जब आप एक अथॉरिटेटिव फिगर को फॉलो करोगे, इस दौरान आपको एक चीज फील हो सकती है कि भाई आई एम लेस पावरफुल, एंड जब आपको ये फील होगा कि आई एम लेस पावरफुल, तो अपने आप को पावरफुल फील कराने के लिए आप क्या करोगे? विल हर्ट अदर्स और सोसाइटी टू फील पावरफुल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, conformity. when you are conforming to the norms of others, जो बाकी लोग कर रहे हैं blindly by conforming to the norms of society, आप लोग भी वही कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज आप लोगों को स्टैंड आउट नहीं करना, आपको लग नहीं चमकना। अगर आप लग चमकोगे, लोग आपको चूज करेंगे, आपको फ्रीडम मिलेगा, फ्रीडम से आपको क्या मिलेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड भाई हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए,
ठीक है। नेक्स्ट वर्क इज मैन फॉर हिमसेल्फ, कि इंसान को अगर जिंदगी जीनी है और खुश रहना है उसको एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, एंड जो उनका ट्रू पोटेंशियल है, जैसे आप सभी का जो पोटेंशियल है कि इसी अटेम्प्ट में आप जयरफ कर सकते हो एंड आप इसी अटेम्प्ट में करके दिखाओगे, तो सिमिलरली मैन फॉर हिमसेल्फ में भी आपको अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करना है, राइट। चलिए फिर हमारे पास आता था सेन सोसाइटी। अब एरिच फॉर्म कहते हैं जो सोसाइटी है वैसे तो इंसेन है, बिल्कुल इंसेन है, और उस इनसेन सोसाइटी में क्या हो रहा है, हर एक इंसान को एलियनेटेड फील हो रहा है, हर इंसान नाखुश है, नोबडी इज हैप्पी, नोबडी, राइट। प्रॉब्लम्स क्या है, मटीरियलिज्म का प्रॉब्लम है, ओवर एम्फोसिस है एंड पोजेशन है एंड लॉस ऑफ जेन्युइन कनेक्शन, ठीक है। लोगों को किसी से कोई भी मतलब नहीं है, और जब आपको किसी से कोई मतलब होगा नहीं तो क्या आपका ट्रू बॉन्ड बन सकता है? जी नहीं, कभी नहीं बन सकता, राइट। चलिए फिर हमारे पास आर्ट ऑफ लविंग, ठीक है। एंड बेस्ट चीज पता क्या है, व्हेन यू लव समबडी एंड वो सामने वाला भी आपको उतना ही प्यार करे, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द लाइफ। तो आर्ट ऑफ लविंग में बोला है कि जो लव है वो एक स्किल है, वो इमोशन नहीं है, और लव आपको करना होगा, यू हैव टू डू लव एंड यू हैव टू गेट लव्ड, बट लव को आपको फील नहीं करना, लव कोई इमोशन नहीं है, लव एक स्किल है, एक कार्य है, आपको करना पड़ेगा। लव इज प्रोडक्टिव, लव इज केयरिंग एंड गिविंग, बट नॉट अबाउट ओनिंग और कंट्रोलिंग द अदर। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस इंसान को प्यार करते हो उसका कंट्रोल करो। बहुत होते हैं ना, बहुत लड़कों को स्पेशली लगता है कि भाई मुझे एक डोमिनेटिंग बॉयफ्रेंड बनना है, मुझे एक डोमिनेटिंग हस्बैंड बनना है। तो क्या आप डोमिनेट करके अपनी पत्नी को खुश रख सकते हो? मान लिया कि आपका रिश्ता चल रहा है, पर क्या भगवान आपको माफ करेगा? कहते हैं भाई लड़कियां, औरत तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, उनका जितना सम्मान कर सकते हो उतना सम्मान कीजिए, भगवान अपना आशीर्वाद आपको देंगे, आप खुश रहोगे जिंदगी में। चलिए अब आर्ट ऑफ लविंग में उन्होंने क्या करा, ही कंपेयर्ड बीइंग एंड हैविंग। बीइंग का मतलब होता है लविंग, क्रिएटिव, शेयरिंग, ये अच्छी अच्छी जितनी भी क्वालिटीज है वो सब बीइंग में आएंगी। हैविंग का मतलब होता है नेगेटिव ट्रेट्स, जब आप सामने वाले को कंट्रोल करते हो, डोमिनेट करते हो, आप कहते हो भाई ये मेरी चीज है, ये मेरा इंसान है, मैं इसको नहीं देख सकता किसी और के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को सफोकेटेड भी फील हो सकता है। वो सारी चीजें आएंगी हैविंग में। बीइंग में यू आर लविंग योर पार्टनर, यू आर बीइंग क्रिएटिव विद योर पार्टनर, उसको नए नए तरीके से आप इंप्रेस कर रहे हो, एंड यू आर शेयरिंग योर स्टफ विद योर पार्टनर, इवन यू आर शेयरिंग योर इमोशंस विद योर पार्टनर। उसके बाद हमारे पास है हार्ट ऑफ मैन, इट्स जीनियस फॉर गुड एंड इवल। अब इसमें दो बेसिक ह्यूमन ओरिएंटेशंस की बात हुई है। बायोफिलिया, बायो मतलब लाइफ, ठीक है, तो इसका मतलब है यू लव लाइफ, आपको जिंदगी से प्यार है, आपको जिंदगी से प्यार है, आपको जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट से प्यार है, प्रोग्रेस से, क्रिएटिविटी से, आर्ट से, कनेक्शन से। फिर हमारे पास आता है नेक्रोफिलिया। नेक्रो का मतलब होता है डेथ, फिलिया का मतलब है लव, नाउ यू लव डेथ, तो यू आर अट्रैक्टेड टू डिस्ट्रक्शन, कंट्रोल एंड डेथ। तो बायोफिलिया, नेक्रोफिलिया अगर पेपर में पूछा जाए किसके साथ है तो आपको पता है अब। फिर हमारे पास आता है रेवोल्यूशन ऑफ होप 1968, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन डिस्ट्रक्टिवनेस। इसमें इन्होंने बायोफिलिया और नेक्रोफिलिया को और डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, आगे मतलब और एक्सपैंड करा है। इस टर्म, these terms were fully developed in anatomy of human destructiveness, ठीक है। फिर एक लास्ट वर्क है टू हैव और टू बी, 1976 में पब्लिश हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप सभी को इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए देन आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब हमारे पास है जर्गन हबरमस, ये भी आपको पता है कि ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के साथ एसोसिएटेड है, इज अ ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट, जर्मन फिलोसोफर है, एंड ही वाज सक्सेसर टू अडोर्नो। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अडोर्नो के बारे में। तो इनका सबसे पहला वर्क है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
पब्लिक स्फेयर। अब पब्लिक स्फेयर क्या होता है? ऐसा एरिया जहां पर जो बुर्जुआ लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो जाके डिस्कशन करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, कोई भी करंट इवेंट के ऊपर, या कोई भी डीप फिलोसफिकल बात के ऊपर। अब जब आप सभी ने 18वीं सेंचुरी पढ़ा होगा या रेस्टोरेशन एज की जब हम बात करें, स्पेशली द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉन्क्रीव, उसमें हमने क्या देखा था कि भाई ये पब्लिक स्फेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि 18वीं सेंचुरी में लोग कॉफी हाउसेस में जाते थे। वे ऑफ द वर्ल्ड में हमने चॉकलेट हाउसेस देखे हैं, पब्लिक स्पेसेस, सेंट जेम्स पार्क देखा है। तो similarly, the structural transformation of public sphere was a place where citizens could discuss politics and society freely separate from government and private interest. Okay? कौन करता था? बुर्जुआस। फिर हमारे पास आता है नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट। कह रहे जो हमारी नॉलेज है वो न्यूट्रल है, नॉलेज कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है। एंड यही नॉलेज के 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट है। टेक्निकल इंटरेस्ट, कईयों को टेक्निकल नॉलेज में इंटरेस्ट होता है, प्रैक्टिकल टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जैसे साइंस हो गया, इंजीनियर हो गया, कईयों को कोडिंग डिकोडिंग में सब पसंद होता है। तो प्रैक्टिकल कम्युनिकेटिव इंटरेस्ट, जब आप किसी नॉर्म को, किसी लॉ को समझते हो बेसिकली, तो ये प्रैक्टिकल कम्युनिकेटिव इंटरेस्ट में आता है। इमेंसिपेटरी का मतलब होता है व्हेन यू आर फ्रीइंग पीपल फॉर डोमिनेशन एंड सोशल कंस्ट्रेंट, जो लोगों को दबाव है, जो लोगों को बांध के रखा हुआ है, जब आप लोगों को उस डोमेन से, उस प्रेशर से, उस प्रिजन से रिलीज करते हो, इमेंसिपेटरी इंटरेस्ट। फिर हमारे पास है लेजिटिमेशन क्राइसिस। मॉडर्न गवर्नमेंट को प्रॉब्लम कब आती है? तब आती है जब लोग उनकी अथॉरिटी पे, उनके से पावर पे क्वेश्चन उठाती हैं, लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं भाई मुझे सही नहीं लग रहा, दिस इज नॉट द वे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। या था लेजिटिमेशन क्राइसिस में। फिर हमारे पास आता है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। इसमें 2 तरह की एक्शन। नंबर 1 इज कम्युनिकेटिव एक्शन। ठीक है, इसमें क्या है? टॉकिंग एंड लिसनिंग विद द गोल ऑफ रीचिंग एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब एवरीबडी कैन ओपनली कम्युनिकेट, अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो उनका गोल है उस तक वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिक एक्शन क्या होता है कि आपको स्ट्रैटेजी पे काम करना है, बट उस स्ट्रैटेजी में आप यू हैव नथिंग टू डू अबाउट फेयरनेस। ठीक है, यहां पर जो भी होगा फेयर डिसीजन होगा। स्ट्रैटेजिक में अनफेयर डिसीजन भी हो सकता है, आपको कुछ लेना देना नहीं है कि भाई ये फेयर हो रहा है, लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। यू आर नॉट पेइंग हीड टू द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ पीपल। उसके लिए क्या है? स्ट्रैटेजिक एक्शन। टॉकिंग टू गेट व्हाट यू वांट, जो आपको चाहिए आप वो करोगे। आपको नहीं पता कि वो फेयरनेस है कि नहीं। सेल्स पर्सन क्या करता है? बड़ी बड़ी फेंकता है, हमारा प्रोडक्ट ये कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा, बट उसको बेचना है। ही इज नथिंग टू डू विद इट कि आपका वो फाइनेंशियल है अभी स्टेबिलिटी कि आप उस प्रोडक्ट को बाय कर लो। वो आपके दिमाग को इस तरह से हाईजैक कर लेगा, आपको लगेगा कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट लेना ही चाहिए। जैसे टीवी एड्स होती हैं, अब लगता है कि भाई मुझे करना है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल बताता हूं। अभी मेरे ही रिलेटिव में किसी ने डिफेंडर गाड़ी ली। ठीक है, अब जब मैंने वो गाड़ी देखी मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आ गई, एंड मैं ऐसे ही अपने रियल भाई को बोलने लग गया कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, जैसे मर्जी करो। राइट, तो गाड़ी इतनी सुंदर थी, एंड उनका जो टेस्ट ड्राइव के लिए आया था वो आदमी, उनका उसने इतना बढ़ा चढ़ा के तो नहीं, उनके फीचर्स बहुत एग्जैजरेटेड वे में बताए कि भाई मुझसे रानी क्या कि मुझे चाहिए। तो मैंने बाद में रियलाइज करा कि भाई अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही होता है। तो जब आप वो स्ट्रैटेजिक एक्शन होता मेरा कि मुझे वो चाहिए तो मैं ले लेता, मैं ये ना सोचता कि भाई मेरे पेरेंट्स को इतनी दिक्कत होती, मुझे पर्सनली क्या दिक्कत होती, मैं उसके बारे में जब ना सोचता तो वो जाता स्ट्रैटेजिक एक्शन। फिर द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन नेचर एंड पोस्ट नेशनल कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ये सारे वर्क्स हैं। ठीक है, आई होप सभी को इतना क्लियर है। चलिए देन अब आगे बढ़ते हैं। लियो लोवेंथॉल, ओके, इनके भाई जर्मन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, ही वाज आल्सो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल।
फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में हम ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इनका सबसे पहला वर्क है लिटरेचर, पॉपुलर कल्चर एंड सोसाइटी। अब इन्होंने क्या बोला कि जो मास कल्चर है वो किस तरह से हमारे दिमाग को हाईजैक करके बैठा है। ऑब्वियसली मास कल्चर आपको पता है, मास कल्चर क्या होता है, ऐसा कल्चर जो मास में प्रोड्यूस हो, जो लार्जली प्रोड्यूस हो। अब इसी में एक टर्म दिया है किड्स। अब ये क्या, ये ऐसा कल्चर है जो हमें लगता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी अंदर से खोखला है, डेप्थ नहीं है उसमें, डीप नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, या कोई भी एक मेलोड्रामेटिक फिल्म है, ठीक है, ये प्रॉपर सेंटिमेंटल कल्चर है, हमें लगेगा कि भाई इंपॉर्टेंट है, पर जब आप मूवी देखने के बाद रियलाइज करोगे भाई इसमें तो कुछ था ही नहीं, मेरा क्या फायदा इसमें, ठीक है, वो हस्बैंड वाइफ है, उनको प्यार हुआ, ये सब हुआ, मेरा क्या फायदा। पर आपको उस टाइम पे लग रहा था कि भाई इंपॉर्टेंट है। तो किड्स यही है, ऐसा एक सुपरफिशियल सेंटिमेंटल कल्चर जो आपको एट फर्स्ट लुक में लगता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसमें जो रियल डेप्थ है वो है नहीं, इट लैक्स रियल डेप्थ। इट अपील्स टू इमोशन, इमोशंस को अपील करता है rather than critical thinking, critical thinking को अपील नहीं करता। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास द फॉल्स प्रॉफिट, स्टडीज इन अथॉरिटेरियन एक्सट्रीम, फिर कम्युनिकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी, लिटरेचर एंड इमेज ऑफ मैन। इसी में एक कंसेप्ट और है, आइडलाइजेशन ऑफ अंडरडॉग। अंडरडॉग का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल। अब यहां पर क्या है कि जब हम अंडरडॉग या किसी भी ऑर्डिनरी पीपल को हम एक बहुत ही हाइटेंड वे से समझा दें तो वो होता है आइडलाइजेशन ऑफ अंडरडॉग। व्हेन यू आइडलाइजिंग अंडरडॉग, तो जब सोसाइटी ऐसी स्टोरीज को सेलिब्रेट करती है जिसमें एक ऑर्डिनरी इंसान को सक्सेस मिल जाए, या कोई भी ऐसी कहानी जिसमें गरीब आदमी सडनली अमीर हो जाए, जिसको दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मिल जाए, राइट, एंड ही सडनली बिकम्स रिच एंड फेमस, ये होता है आइडलाइजेशन ऑफ अंडरडॉग। ठीक है, फिर हमारे पास आता है जॉन फिस्के। ठीक है, आई होप सभी को इतना क्लियर है। ओके, अब जॉन फिस्के की अगर हम बात करें तो ही वाज ऑस्ट्रेलियन। इनकी नेशनैलिटी आपको याद करनी है पहले, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कहीं पे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया स्कॉलर, प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन। He focused on popular culture, media studies and audience behavior. Okay, इनके मेजर वर्क्स देख लीजिए। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्टडीज, टेलीविजन कल्चर, अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर, रीडिंग द पॉपुलर एंड मीडिया मैटर्स। ठीक है, ये सारे के सारे वर्क्स इनके इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे, ये आपको पढ़ना ही है। ठीक है, चलिए अब इनका जो सबसे पहला कंसेप्ट है दैट वाज एक्स कॉर्पोरेशन। एक्स कॉर्पोरेशन, अब एक्स कॉर्पोरेशन क्या होता है, जब ऑर्डिनरी लोग कोई भी कल्चरल ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद उसको अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स से मैंने एक शूज, या एक पहले एक कल्चरल ऑब्जेक्ट है शूज, ठीक है, एक कंपनी ने शूज को लॉन्च करा, एडवर्टीजमेंट चलाया, इसको पॉपुलर बना दिया, मास कल्चर हो गया, पॉपुलर कल्चर हो गया, मैंने उस शूज को बाय कर लिया। जब मैंने शूज को बाय कर लिया, मेरी मर्जी मैं शूज को किस तरीके से यूज करूं। तो जब शूज मेरे पास आ गए, मैंने शूज को पेंट कर दिया, ठीक है, कोई भी वहां पर ड्राइंग्स बना दी। तो जब मैं एक कल्चरल ऑब्जेक्ट को खरीद के अपना उसमें कुछ भी इनोवेशन डाल दूं, उसको कहते हैं एक्स कॉर्पोरेशन। एक्स कॉर्पोरेशन व्हेन ऑर्डिनरी पीपल टेक प्रोडक्ट्स और मीडिया क्रिएटेड बाय बिग कंपनीज और मेनस्ट्रीम कल्चर एंड यूज देम इन देयर ओन वे। मैंने कोई भी प्रोडक्ट लिया और मैंने उसको अपने तरीके से यूज करा, तो ऑडियंस डज नॉट जस्ट पैसिवली एक्सेप्ट द इंटेंडेड मीनिंग। ऑडियंस ने उसको पैसिवली नहीं, अब कोई प्रोडक्ट ही नहीं हो सकता, मैंने तो अभी शूज की एग्जांपल, ये कुछ भी हो सकता है, कोई टीवी शो भी हो सकता है। मैंने टीवी शो देखा, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से उसमें रीमिक्स डाल दिया, कोई गाने डाल दिए, कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो ऑडियंस उसको पैसिवली नहीं ले रहा है, बट दे अडैप्ट, चेंज और इवन रेजिस्ट इट। इन शॉर्ट, इट्स पीपल मेकिंग कल्चर देयर ओन। हाउ इट वर्क्स, पहले मास कल्चर ने कोई भी चीज को प्रोड्यूस करा, जैसे कोई टीवी शो हो गया या शूज हो गए,
कुछ भी हो गया, ऑडियंस कैन री इंटरप्रेट और रीमिक्स दीज थिंग्स टू एक्सप्रेस देयर आइडेंटिटी। ऑडियंस अपना रीमिक्स कर सकती है, अपना इनोवेशन डाल सकती है। आई डोंट नो आप सभी बिग बॉस देखते हो कि नहीं, रील्स तो आप जरूर देखते होगे। इस बिग बॉस में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, सीधा जाके लेफ्ट ले चाय बना और सबको पिला, सीधा जाके लेफ्ट ले चाय बना और सबको पिला, राइट। ये तो नॉर्मल डायलॉग उस कंटेस्टेंट ने बोला था। दो कंटेस्टेंट थे, अवेश दरबार और नीलम गिरी। अब इसमें क्या हुआ, किसी ने इस डायलॉग को लेकर उसमें म्यूजिक बना दिया, म्यूजिक डाल दिया। तो जो एक टीवी शो था उसने अपना इसमें रीमिक्स डाल दिया, म्यूजिक डाल दिया। तो उसने क्या करा, एक्स कॉर्पोरेशन, right? There's a creative act showing that culture is not one way from producers to consumers. ठीक है, फिर एग्जांपल्स ये आप इसमें मैंने आपको समझा ही दिया। फिर हमारे पास आता है 3 डायमेंशंस ऑफ मीडिया। कौन से वर्क में दिया है, फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्टडीज। अब इसने बोला अगर आपको मीडिया को पूरी अच्छे से समझना है तो आपको 3 चीजों पे ध्यान देना होगा। पहले होगा टेक्सचुअल डायमेंशन। टेक्सचुअल डायमेंशन क्या होता है, टेक्स्ट क्या है, कंटेंट क्या है मीडिया का। फिर ऑडियंस, लोग उस कंटेंट को, उस टेक्स्ट को किस तरह से समझेंगे, यूज करेंगे या रेजिस्ट करेंगे। फिर आता है इंडस्ट्रियल डायमेंशन, हाउ मीडिया इज प्रोड्यूस्ड, मार्केटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एग्जांपल टीवी शो है तो टेक्सचुअल क्या हो जाएगा, प्लॉट, उसके डायलॉग, उसके विजुअल्स। ऑडियंस क्या हो जाएगा कि फैंस उसको किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उससे मीम्स बना रहे। इंडस्ट्रियल क्या हो जाएगा, नेटवर्क डिसाइड शेड्यूल, एडवर्टाइजिंग एंड मर्चेंडाइज। ओके, फिर हमारे पास जो लास्ट टर्म आता है दैट इज ऑम्बड्समैन न्यूज। कौन से वर्क में दिया है, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्टडीज। अब ये आदमी क्या है, ये वो आदमी है न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में जो मेक श्योर करता है कि जो भी आपके पास न्यूज पहुंची है वो एक्यूरेट हो, एथिकल हो, उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो। द पर्सन ऑफ द न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हु चेक्स वेदर रिपोर्टिंग इज फेयर, accurate and ethical. So ombudsman news refers to the practice of journalism being accountable to people, correcting errors। कोई भी अगर एरर होंगे उसको करेक्ट करना है, या कोई भी अगर कोई इंसान कंप्लेंट कर देता है उस कंप्लेंट को एड्रेस करना है। ओम्बड्समैन न्यूज। आई होप सभी को इतना क्लियर। नई नई चीजें आप पढ़ रहे हो, नए नए आप टर्म्स पढ़ रहे हो, तो आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा। मेरा एक ही इंटेंशन है, आप सभी को ऐसा कंटेंट दे देना जिससे आपको मजा भी आए और साथ ही साथ आपका सपना भी पूरा हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है पायर बॉर्डियू। ओके, इज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल। ठीक है, सबसे पहले इनकी नेशनैलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए फिर इनका मेजर वर्क्स 1970 लॉ रिप्रोडक्शन, आउटलाइन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। इसी में उन्हें टर्म दिया है दैट इज हैबिटस। ये हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास डिस्टिंक्शन, लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस। लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस में हैबिटस को इन्होंने और एक्सपेंड कर दिया और अच्छे से इसको समझा दिया। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास होमो अकेडमिकस 1989 में इन्होंने लिखा द स्टेट नोबिलिटी। ठीक है, जो ये वाला फ्रेंच वर्क है वो 1989 में आया, इसका इंग्लिश वर्जन 1996 में आया। फील्ड ऑफ कल्चर प्रोडक्शन 1993, ऑन टेलीविजन 1996, पेस्केलियन मेडिटेशंस 1997, एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस 1998। फिर लास्ट वर्क हमारे पास है वेट ऑफ द वर्ल्ड, इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरव्यूज, ये आपको पता होना चाहिए, विद मार्जिनलाइज्ड पीपल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आई होप सभी को इतना क्लियर है। अब हम टर्म्स पढ़ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला टर्म हमारे पास है दैट इज हैबिटस। कौन से वर्क से लिया है, फ्रॉम आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। अब हैबिटस का मतलब क्या होता है, जो इनविजिबल गाइड है हमारे अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि लेट्स से एक नॉर्मल इंसान है, बच्चा है।
अब बच्चा अपनी फैमिली से, अपने स्कूल से, अपने सोसाइटी से, अपने फ्रेंड से कुछ ना कुछ सीखेगा, ठीक है। एंड वो सारी जो उसकी लर्निंग है वो इंटेंशनल नहीं है, ऑटोमेटिकली नेचुरली उसने लर्न करा है। ये सब क्या है? हैबिटस। तो हैबिटस आर हैबिट्स, टेस्ट, स्किल्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग दैट वी पिक फ्रॉम अ फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। वी यूजुअली डोंट नोटिस, ऐसा हमने नोटिस नहीं करा, इट फील्स नेचुरल, अपने आप आपके अंदर वो स्किल्स आ गया। क्यों? बिकॉज आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ था, ठीक है। लेट्स से आप किसी छोटे बच्चे को आप गूंस के साथ छोड़ दो या किसी गंदे लोगों के साथ छोड़ दो, वो ऐसा ही बन जाएगा, क्योंकि खुद भी नहीं पता चलेगा उसके साथ क्या हो रहा है, बट वो नेचुरली वो सारी चीजें सीख जाए, राइट। तो हैबिटस शेप्स हाउ वी एक्ट, व्हाट वी लाइक, व्हाट वी थिंक इज नॉर्मल और पॉसिबल, ठीक है। ये होता है हैबिटस। फिर दूसरा हमारे पास आता है कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल का मतलब होता है ऐसा कैपिटल जो पैसों से ना हो। लेट्स से इंटेलिजेंस है, अब इंटेलिजेंस क्या होगा? कल्चरल कैपिटल होगा। इसको आप पैसे से तो नहीं खरीद सकते ना, बट आप इंटेलिजेंस, आप इंटेलेक्चुअल हो, तो जो आपका इंटेलिजेंस है वो कल्चरल कैपिटल होगा। नॉन मनी वेल्थ दैट हेल्प्स यू सक्सीड इन लाइफ, जैसे आपके स्किल्स हो गए, नॉलेज हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टाइल हो गया, इवन द वे यू स्पीक, ये सब क्या कल्चरल कैपिटल है, ठीक है। ये ऐसा कैपिटल है जो आपकी जेब में नहीं है, जो पैसे की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, आपके अंदर है, ठीक है। 3 टाइप्स। सबसे पहले एम्बॉडेड। एम्बॉडेड मतलब जो आपके मैनर्स हैं, जिस तरह से आप बोलते हो, आपका एक्सेंट क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, ये सब एम्बॉडेड नॉलेज कैपिटल है। फिर ऑब्जेक्टिफाइड। ऑब्जेक्टिफाइड मतलब जो ऐसी चीजें जो आपके पास है, अगर मेरे पास मेरा फोन है, ये ऑब्जेक्टिफाइड कैपिटल है। ये कप है मेरे पास, ये कॉलर माइक है, जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी चीजें, लैपटॉप, एनीथिंग जो आपके पास है, वो सब आपका ऑब्जेक्टिफाइड कैपिटल है। इंस्टीट्यूशनलाइज, जैसे आप कॉलेज से आपको डिग्री मिली है, सर्टिफिकेट मिला है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कैपिटल है। ये तीनों टाइप्स आपको पता होने चाहिए, आपको लर्न करना है। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास आता है फील्ड। फील्ड एक ऐसा एरिया है जहां पर लोग एक दूसरे से कंपीट करते हैं। चलिए, अगर हम फील्ड बात करें एजुकेशन में, तो जितने भी प्रोफेसर होंगे उस फील्ड में, वो सब एक दूसरे से कंपीट करेंगे। कैसे? साइटेशन में, किसके कितने रिसर्च पेपर्स हैं, किसने कितने लोगों को पीएचडी करवाई है, वो कंपटीशन है। यही होता है फील्ड, ठीक है। अगर आर्ट फील्ड की बात करें तो आर्टिस्ट भी कंपीट करते हैं, किसको कितना फेम मिला, किसको कितनी फिल्म्स मिली। अगर एक्टर्स की बात करें, किसको कितने फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, किसको कितने आईफा मिले। तो ये सारी चीजें क्या फील्ड है, यहाँ पर लोग या इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं फॉर पावर, स्टेटस और रिसोर्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है डॉक्सा, वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलप्ड इन द आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। ये ऐसे बिलीव्स हैं, ऐसे वैल्यूज हैं, ऐसे इंजप्शंस हैं जिनको हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया, ठीक है। ये सारे के सारे हम इनको नेचुरली ले लेते हैं। लेट्स से अगर हमने ये सुना है कि जो औरतें हैं वो सिर्फ घर के काम ही करने के लिए बनी है, हमने इसको नेचुरली ले लिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया, हमने इसके अगेंस्ट आवाज ही नहीं उठाई। तो ये ऐसा बिलीफ है, ऐसा आइडिया है जिसको हम नेचुरली समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं। It's like the background rules of a game. You don't notice them, but they shape everything you do. आपने उसको नोटिस नहीं करा कि भाई ये फैक्ट आपके दिमाग के अंदर इम्बाइब हो रहा है, आपने उसको नेचुरली एक्सेप्ट कर लिया। वो था डॉक्सा, ठीक है। चलिए, फिर हमारे पास आता है हिस्टीरियसिस। अब अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने 2 वर्ड्स पढ़े थे, टर्म्स, हैबिटस और फील्ड। फील्ड होता है एरिया ऑफ कंपटीशन, ठीक है। हैबिटस क्या है? योर आइडियाज, योर बिलीफ, ठीक है, योर टेस्ट, ठीक है। और जब हैबिटस और फील्ड के बीच में मिसमैच हो उसको कहते हैं हिस्टीरियसिस। अब कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कोई अमीर आदमी है, रिच, उसके बोलने का तरीका अलग होगा,
उसके सोचने का तरीका अलग होगा, उसका लाइफस्टाइल अलग होगा। अब उसको किसी पुअर गवर्नमेंट स्कूल में भेज दो, वो नहीं ग्रो कर पाएगा, वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो अडेप्ट ही नहीं कर पाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, मिसमैच हो गया। चलो यहां एक पुअर आदमी है, गरीब आदमी है, जिसका लाइफस्टाइल बहुत ही बुरा है, ठीक है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं, घर में बीमारियां रहती हैं, उसको बहुत ही हाईली पॉलिश्ड, ठीक है, बहुत ही अमीरों वाले स्कूल में भेज दो, वहां भी मिसमैच होगा। क्यों? बिकॉज वहां पर टीचर एक्सपेक्ट करेंगे वो पॉलिश्ड लैंग्वेज बोले, प्रॉपरली पूरा डिसिप्लिन्ड हो, वो नहीं होगा, तो वो मिसमैच है। तो जब ये मिसमैच होता है उसको कहते हैं स्टीरियोसिस। उसने कौन से वर्क में यूज करा है? द स्टेट नोबिलिटी 1989, ठीक है। चलिए फिर हमारे पास आता है सिंबॉलिक वॉयलेंस। सिंबॉलिक वॉयलेंस इज दैट टाइप ऑफ पावर, या ऐसा डोमिनेशन है जो फिजिकल नहीं है बट वर्क्स थ्रू आइडियाज, कल्चर, लैंग्वेज एंड सोसाइटल नॉर्म्स। ये फिजिकल वॉयलेंस नहीं है, ये विचारों का वॉयलेंस है, और ये ऐसा वॉयलेंस है जिसको हम नेचुरली एक्सेप्ट कर रहे हैं नॉर्मल बोल के, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, सोसाइटी टीचेस रूल्स एंड नॉर्म्स थ्रू स्कूल, फैमिलीज, मीडिया, इंस्टीट्यूशन। सोसाइटी को कुछ भी सिखाना है, कोई भी नॉर्म, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन सिखाना है, ठीक है, वो बाय स्कूल, फैमिलीज, मीडिया, इंस्टीट्यूशन सिखाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा हैबिटस शेप होता है, ठीक है, इससे हमें पता चलता है क्या राइट है, क्या नेचुरल है। When someone fails to meet these expectations, they blame themselves rather than system. अगर कोई नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता तो वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं। The dominant group's power is maintained without force because everyone participates in reproducing it. Let's say अगर सभी को ये लगता है कि men are breadwinners, कि men जो है वही जाके पैसा कमा के लाएंगे, घर चलाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नेचुरल है, सभी को लगता है कि भाई ये नेचुरल है। अगर एक आदमी कोई भी ऐसा आ जाएगा जिसको लगेगा कि भाई ये तो गलत बात है, तो वो खुद को चैलेंज करने लग जाएगा, भाई ये मैंने ऐसा सोच कैसे लिया, भाई आदमी को तो काम करना ही पड़ेगा, घर की रोजी रोटी कमानी पड़ेगी। अगर उसको लगेगा कि भाई ऐसा नहीं है तो वो खुद पे क्वेश्चन करेगा कि मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आ गया, वो सिस्टम पे क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई आपने इस आइडिया को क्यों रखा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सिंबॉलिक वॉयलेंस। ये ऐसा वॉयलेंस है जो विचारों से आता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद करने किसने दिया है, सबसे पहले है रिफ्लेक्सिविटी, कि आपको अपने पोजीशन के बारे में अवेयर होना चाहिए। अगर लेक्चर कोई पुअर आदमी है, वो अमीर कॉलेज में चला गया है, तो उसको अपनी पोजीशन नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास आता है अलूजियो। अलूजियो क्या होता है, पीपल टेक पार्ट इन सोशल गेम्स एंड बिलीव दैट रूल्स एंड प्राइजेस रियली मैटर। यू केयर अबाउट ग्रेड्स, अवार्ड्स, जॉब टाइटल्स बिकॉज यू थिंक दे शो सक्सेस। जब आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो यू आर अवेयर अबाउट ग्रेड्स, ठीक है, मेरिट, प्राइजेस, ठीक है। क्यों? बिकॉज आपको लगता है कि जब आपको मेरिट मिलेगा, प्राइजेस मिलेगा, तो वो आपकी सक्सेस दिखाएगा। फिर आता है सोशल सफरिंग। सोशल सफरिंग्स क्या होता है, लाइफ अंडर इनइक्वालिटी कॉजेज इमोशनल एंड एग्जिस्टेंशियल पेन। फिर स्ट्रैटेजीज ऑफ कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या है कि जो लोग पावर में है वो अपना डोमिनेंस दिखाते हैं, ठीक है, इवन अंडर द गाइस ऑफ काइंड। लेट्स से कोई पॉलिटिशियन है, वो बहुत ही काइंड है, ठीक है, उसने काइंडनेस में क्या करा, सभी को कप्स बांट दिए, चलो आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो। अब क्या होगा, उसने एक्ट ऑफ काइंडनेस दिखाया है, बट सभी के दिमाग में फिर भी एक आएगा कि भाई ये आदमी सुपीरियर है, हम इंफीरियर है, तो वहां पर ना चाहते हुए भी एक सोशल इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो ये होता है स्ट्रैटेजीज ऑफ कंडेंसेशन। वो आदमी आके तो उसने काइंडनेस ही दिखाई, बट इनडायरेक्टली आप सभी को क्या फील करवा गया कि मैं सुपीरियर हूं, आप सभी इंफीरियर हो, सिंपल, ठीक है। फिर हमारे पास अगला राइटर आता है, दैट इज स्टैनली कोहेन। चलिए, ब्रिटिश, ठीक है, क्रिमिनोलॉजिस्ट, प्रोफेसर एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। अब क्योंकि ये क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं तो इनकी सारी की सारी स्टडीज कहीं ना कहीं रिलेटेड टू क्राइम होंगी,
चलिए अब इनका पहला इंपॉर्टेंट वर्क दैट इज फॉक डेविल्स एंड मॉरल पैनिक्स, फिर साइकोलॉजिकल सर्वाइवल अगेंस्ट क्रिमिनोलॉजी, विजन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, स्टेट ऑफ डिनायल। आप सभी को ये सारे वर्क्स लर्न करने हैं। फिर मत कहना कि पेपर में ऑब्सक्योर राइटर आ गया, माइनर राइटर आ गया, अनसीन वर्क्स आ गए। वो अनसीन नहीं होते हैं, आपने नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है। तो ये सारे राइटर्स आप पढ़ लीजिए क्योंकि सारे के सारे राइटर्स इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसी वर्क में इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस करा, मॉरल पैनिक, फॉक डेविल, डेविएंसी, एम्प्लीफिकेशन, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मॉरल पैनिक। मॉरल पैनिक कब आता है, लेट्स से दुनिया सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज हो गई, ठीक है, एकदम से बहुत ही ज्यादा ड्रग्स बिकने लग गए, ठीक है। अब सोसाइटी क्या करेगी, मीडिया क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, सभी के अंदर डर डाल देगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो ओवर रिएक्ट कर रही पहले सोसाइटी, एंड जब सोसाइटी ओवर रिएक्ट करेगी सभी के अंदर क्या बन जाएगा, एक फियर आ जाएगा। उस फियर को कहते हैं मॉरल पैनिक। तो मॉरल पैनिक हैपेंस व्हेन सोसाइटी ओवर रिएक्ट्स टू अ ग्रुप बिहेवियर, अ ट्रेंड, ट्रीटिंग इट एज अ मेजर थ्रेट इवन व्हेन इट इज अ माइनर। चाहे वो छोटी ही चीज हो, उसको फिर भी मेजर डिक्लेयर करके सभी के अंदर डर पैदा कर देगी। हाउ इट वर्क्स, कोई भी मीडिया हो, पॉलिटिशियन हो, पब्लिक ओपिनियन, वो एग्जैजरेट कर देगा डेंजर को, फिर सभी के अंदर वो डर क्विकली स्प्रेड हो जाएगा, जिसे नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग एंशियस फील करेंगे और वरिड फील करेंगे। इसके स्टेजेस क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या होता है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, बिहेवियर ऑफ ग्रुप इज लेबल्ड एज अ प्रॉब्लम। पहले जैसे ड्रग यूजर्स है, इनको प्रॉब्लम डिक्लेयर कर दिया, इन्वेंट कर दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, फिर प्रेडिक्ट कर दिया कि भाई अगर हम इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे तो ये बहुत ही तेजी से स्प्रेड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, प्रेडिक्शन कि भाई ये चीज डेंजरस है। फिर आता है पोटेंशिएशन, जो फियर है दैट इज एम्पलीफाइड थ्रू न्यूज रिपोर्ट, डिबेट एंड सोशल टॉक। उस डर को आप सभी ने एम्पलीफाई कर दिया, राइट। चलिए फिर हमारे पास आता है फॉक डेविल्स। फॉक डेविल्स वो इंसान है जिसको उस सोशल प्रॉब्लम के लिए कल्प्रिट माना जाता है। अ पर्सन और अ ग्रुप द सोसाइटी ब्लेम्स द कॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम। अगर मुझे लगेगा कि ये एक्स ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स वाई जी क्राइम, तो वो क्या हो जाएगा, फॉक डेविल। लास्ट हमारे पास आज के लिए दैट इज डेविएंसी एम्प्लीफिकेशन। अब इसका मतलब क्या है, जब सोसाइटी बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करती है टू बैड बिहेवियर, ठीक है, इतना स्ट्रांगली रिएक्ट कर देती है कि वो प्रॉब्लम और खराब हो जाती है इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट। वो प्रॉब्लम घटी नहीं, बढ़ गई, ठीक है। लेट्स से क्या हुआ कि 3-4 लोग हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया। अब पुलिस ने क्या करा, उन 4 लोगों को पकड़ के मारा कि भाई हम इनको मार देंगे तो डर के घर चले जाएंगे। अब पुलिस को क्या लगा, पुलिस ने तो ओवर रिएक्ट कर दिया। अब वो 4 लोगों की जो पूरी कम्युनिटी थी वो सब सड़कों पे आ गई, उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हो गया, एम्प्लीफिकेशन हो गया, प्रॉब्लम बढ़ गई, सॉल्व नहीं हुई। उसको कहते हैं डेविएंसी एम्प्लीफिकेशन। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम आपने उसको बढ़ा दिया। व्हाई, बिकॉज आपने उस पे दिमाग नहीं चलाया, आपने उस पे ओवर रिएक्ट करा, ठीक है। तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। आई होप सभी को समझ आ गया है। कल हमारा कल्चर स्टडीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे। फिर भी किसी को किसी भी तरह का डाउट आता है, यहाँ पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप किसी भी टाइम कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो। एंड मैं हर बार एक ही चीज कहता हूं कि जो जेआरएफ है वो मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपने आप पे विश्वास रखना है, अपने पेरेंट्स की प्रार्थना पे भी विश्वास करना है। कहते हैं कि जब माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाता है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी फ्रॉम ग्रैबिंग जेआरएफ, ठीक है। हैविंग सेड दैट, जिस भी भगवान को आप मानते हो, आंखें बंद करके उनको याद करें और मैनिफेस्ट करें और चैट में लिखें, थैंक यू यूनिवर्स, फाइनली आई हैव ग्रैब्ड दिस समबर जेआरएफ 2025।
मैं आप सभी को बता दूं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो काम करता है। अब आपका तो कुछ नहीं जा रहा, कितना आपका टाइम लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। जैसे ही आप सुबह उठोगे, आपको आंखें बंद करके जो भी आपका ड्रीम है आपको वो मांगना है। सोने से पहले आपको फिर एक ही चीज बोलनी है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने ये चीज दे दी है। आप कुछ भी मांग सकते हो, अपना सपना भी पूरा कर सकते हो, नेट जेआरएफ के लिए वेल्थ भी मांग सकते हो, बट एक कंडीशन है, आपको प्रेजेंट फॉर्म में मांगना है। थैंक यू यूनिवर्स, फाइनली आई हैव बिकम रिच, कि प्रेजेंट फॉर्म में ये हो गया। जब आप यूनिवर्स को ये सिग्नल देते हो कि वो हो गया है, तो यूनिवर्स पूरी पूरी कोशिश करता है, कंस्पायर करता है आपके सपने को पूरा करने के लिए। ठीक है, हैविंग सेड दिस, ऑलराइट लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर, एंड यस, JRF is round the corner. Good night.